अल्टीमेटली हम लौट करके उसी सारे एरा के अंदर आ रहे हैं जिस समय अंग्रेजों के समय अगर आपने कोई बात बोली अब आज़ादी के बारे में, अब व्यक्ति अपनी आज़ादी के बारे में तो बोल ही सकता है, अपनी सोसाइटी की आज़ादी के बारे में भी बोल सकता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोल सकता है जो गलत है। तो हम उस एरा के अंदर जा रहे हैं जो पूरा का पूरा एरा वहां पर था और जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट अभी तक हुए थे हमारे यहाँ, वो जैसा लगता है कि रिपोर्ट ने सबको नेगेट करके उसी स्थिति के अंदर ला करके छोड़ दिया। इस समय ये अंग्रेजों ने कानून लगाया, बेलेबल ऑफेंस था। बाद में जाकर के जब इसका अमेंडमेंट हुआ तो उसको नॉन बेलेबल कर दिया गया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको कंसिडर करना जरूरी है, बेलेबल से नॉन बेलेबल होना। और इसीलिए ये यहाँ इस रिपोर्ट के अंदर ये बात का जिक्र नहीं आया कि भाई पहले बेलेबल था, नॉन बेलेबल कर दिया तो हम इसको बेलेबल बनाएंगे ताकि लोग इसके अंदर गिरफ्तार ना हो। तो प्रताड़ना तो लोगों की खत्म होगी कि जेल में सालों तक पड़े रहते हैं। इस तरह एक बड़ा अजीब सा तर्क दिया है कि अगर हम इसको अगर इस तरह की कोई बात होती है, जो डिसलॉयल्टी की बात होती है, इंसाइटमेंट और वायलेंस की बात होती है, तो हम फिर इसको यूएपीए में अगर ले जाते हैं, अगर ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यूएपीए इस्तेमाल करेंगे, और यूएपीए इस्तेमाल करेंगे तो वो और हार्शर लॉ है। इसलिए इस जनरल लॉ का होना जरूरी है। ये एक अजीब सी बात लॉ कमीशन की रिपोर्ट में आई है। किसी इस रिपोर्ट को मानने का मतलब होगा कि 19 का जो अधिकार है, आर्टिकल 19 का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसको डाइल्यूट करना और उस जैसे मैं बताया उस एरा में लेके आ जाना जिस एरा में हमारी आज़ादी जो थी वो अंग्रेजों के अधीन थी और हम लोग कुछ बोल नहीं पाते थे। राजद्रोह के कानून को लेकर लॉ कमीशन की अपनी एक रिपोर्ट आई है और साफ तौर पर राजद्रोह के कानून को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल यानी कि 2022 में रोक लगा दी थी, यानी कि कह दिया था कि इसमें मामले नहीं दर्ज किए जाएंगे, इस कानून के अंतर्गत जमानतें जिनको मिल रही है वो मिल जानी चाहिए और आगे प्रोसीड नहीं करेगा। उस पर लॉ कमीशन ने बकायदा एक रिपोर्ट तैयार करी और कहा कि नहीं, राजद्रोह यानी कि सेडिशन के कानून की जरूरत है। लेकिन सेडिशन के कानून पर लगातार ये बहस की जाती है कि अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ कानून था और इसमें इस समय देश में इसकी जरूरत नहीं है। और इसीलिए फॉर्मर चीफ जस्टिस ने जब स्टे किया था तो कहा था ये कोई ये अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ कानून है, स्वतंत्रता सेनानियों से निपटने के लिए था, आम भारतीयों के लिए क्या जरूरत है। तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो आई है वो कहीं ना कहीं सेडिशन के कानून को दोबारा जिंदा करने की बात कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट संजय पारिक साहब जुड़ गए हैं। करीब 4 दशक का बड़ा अनुभव है उन्हें सुप्रीम कोर्ट में, ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार के बड़े मामले करते हैं। सर, प्राइमा फेसाई आप क्या किस इस रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं? लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर क्या मंशा थी चीफ जस्टिस की उस समय जब इन्होंने 2022 में स्टे किया था, लेकिन अब लॉ कमीशन कहता है कि इसको और हार्श करने की जरूरत है। सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड रखा था और लास्ट टाइम अटॉर्नी जनरल ने भी ये कहा था कि हम लोग ये जो प्रोविजन है सेडिशन का, राष्ट्रद्रोह का या देशद्रोह का, उसको हम लोग भी बड़े सीरियस तरीके से देख रहे हैं। इंडिकेशन ये था कि सेडिशन जैसे जो अपराध उसके अंदर हैं वो हटा दिए जाएंगे, ये इस तरह का इंडिकेशन दिया गया था। और लास्ट हियरिंग के ऊपर एक्चुअल में जब शुरुआत होने लगी, क्योंकि ये कहने के लिए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बहस की शुरुआत होने लगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ठहर जाइए क्योंकि गवर्नमेंट ही खुद ये इस तरह के स्टैंड लेने वाली है, वरना उस दिन बहस हो गई, शुरू हो गई होती इसके ऊपर। ये बड़ा दिस एक्चुअल बड़े शॉक की तरह ये जो रिपोर्ट है ये आई है। गवर्नमेंट को या तो मतलब लॉ कमीशन को दिया था तो लॉ कमीशन को अपनी जो खुद की बातें हैं कि उनका स्टैंड क्या है, ये लॉ कमीशन के सामने उनको देना चाहिए था कि हम लोगों का स्टैंड ये था कि लॉ कमीशन उसको, अभी तो ये लगता है कि जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी जगह पर अपना जो स्टैंड लेती है इन विषयों को लेकर के, उसको जैसे लॉ कमीशन ने पूरी तरीके से मान लिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है उसके अंदर। नहीं, लॉ कमीशन ने तो बकायदा रिपोर्ट में ये कहा है कि जो 3 साल की सजा है, एक तो इस कानून की जरूरत वो समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट जो यूएपीए है या एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ये दोनों सफिशिएंट कानून नहीं है भारत की
जो अखंडता प्रभुता को बनाए रखने के लिए, आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये वो जरूरी, मतलब एक जरूरी कानून है। अब सेडिशन को लेकर ये कहा जाता है कि साहब औपनिवेशिक है, अंग्रेजों के समय का बना हुआ है, तो उस पर उनका ये तर्क था कि अंग्रेजों के समय बनाई हुई तो इंडियन पीनल कोड भी है, तो आप पूरी इंडियन पीनल कोड को हटा दीजिए। देखिए, ये जो तर्क बहुत सारे हैं। एक तो पहले मैं आपको बता दूं, जो उन्होंने लास्ट में जो आपने ठीक बोला कि ये सोचा कि उन्होंने इसको पढ़ने के बाद में सेडिशन को जो डेफिनेशन दी होगी वो कम से कम जो उसकी रिगर होगी, कठोरता होगी, उसको कम करेगी। लेकिन इसको पढ़ने से मालूम पड़ता है कि उन्होंने तो 3 साल था उसको 7 साल कर दिया। करेक्ट। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने ऐड किया है कि एक्सप्रेशन टेंडेंसी मींस mere inclination to incite violence or cause public disorder rather than proof of actual violence or imminent threat to violence। ये imminent threat to violence वाला जो उन्होंने ऐड कर दिया है कि टेंडेंसी का मतलब ये होगा सिर्फ टेंडेंसी होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई प्रूफ जरूरी नहीं है कि वायलेंस के बारे में उन्होंने सोचा भी था, सिर्फ टेंडेंसी, मतलब आपने कुछ बोला। तो अभी की स्थिति जो आ रही है वो ये है कि अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, मान लीजिए आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात बोली, ठीक है, अब वो जो बात बोली उसकी कोई टेंडेंसी ऐसी नहीं है कि वो इमिनेंट वायलेंस पैदा कर दे। राम मनोहर लोहिया के अंदर ये एक्चुअल में, ये राम मनोहर लोहिया का जजमेंट उससे पहले था, तो अगर राम मनोहर लोहिया के अंदर ये बात आई थी जहां उन्होंने बोला कि आप टैक्स नहीं देंगे, तो उन्होंने बोला कि प्रॉक्सिमेट टेस्ट जो होता है, इमिनेंट डेंजर टेस्ट जो होता है, ये अप्लाई करना पड़ेगा कि क्या उसके बोलने से कोई वायलेंस ट्रिगर हो सकती है। ये नहीं कि रिमोट समय कभी कुछ होगा, इमीडिएटली कुछ हो सकता है। जगजीवन राम के अंदर जो बहस थी उसमें था कि ये स्पार्क इन पावर क्या है, माने इस तरह की स्पार्क होनी चाहिए, आपने जो बोला ऐसे होना चाहिए जिससे एकदम से स्पार्क से उसके अंदर आग लग जाए, मतलब वायलेंस को इनिशिएट कर दे, इस तरह की बात होनी चाहिए। तो जो प्रॉक्सिमिटी टेस्ट था या इमिनेंट डेंजर टेस्ट था जो ब्रेंडनबर्ग के अंदर बाद में अमेरिकन उसमें बोला, और हमारे यहाँ जो 66A का था श्रेया सिंगल के अंदर इस बात को जस्टिस नरीमन ने बताया। जस्टिस नरीमन ने एक्चुअल में अपने एक लेक्चर में पूरे सेडिशन के लॉ को बहुत अच्छी तरह एनालाइज करके बताया है कैसे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन इसके अंदर ऐड किया है, ये तो सारे जितने हमारे जजमेंट्स हुए हैं अभी तक उनके अगेंस्ट में जाता है। ये कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट डिसलॉयलिटी को प्रूव करता है, मतलब ये कि आप लॉयल नहीं है इस गवर्नमेंट के, आपने बोला कि ये क्रिटिसाइज किया, उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया, कोई भी चीज जो होती है, साधारण सा हम ले लें, सरकार ने 2000 का नोट बंद करने का ऐलान किया, अब आपने कहा कि साहब ये पहले क्यों लाए थे और आप बंद क्यों कर रहे हैं, तो अगर आपने ये स्टेटमेंट दे दिया तो ये सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट माना जाएगा, सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट माना जाएगा। उसमें ये जरूर है कि अगर किसी व्यक्ति ने बोला है भाई ये तो सरकार जो है बार बार इस तरह के काम करती रहती है, इस तरह की सरकार, मान लो कहते वो इस तरह की सरकार की हमें जरूरत नहीं है, मान लो उसने बोल दिया, इसमें कोई गलत बात इसलिए नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल उसके अंदर तो आप अपने मत को चेंज कर ही सकते हैं, या वो कहें कि इसके बाद में हम इस गवर्नमेंट को अपना वोट नहीं देंगे क्योंकि ये बार बार इस तरीके से कर सकते। तो अगर आपने ये कहा कि इस तरह का जो स्टेटमेंट है ये एक तरीके से डिसलॉयल्टी पैदा कर रहा है, डिसलॉयल्टी जो है वो एक जो इंसाइट कर सकती है वायलेंस को, कि अगर आपने बात बोली है कि नहीं इस तरह की गवर्नमेंट ये बात कर रही है, उसको जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद में ये होगा सीधा कि कोई इसका प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है पीछे से, क्योंकि बोलते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है, अभी रिपोर्ट के अंदर बोल दिया। सबसे डेंजरस बात जो की है वो ये किया, उन्होंने बोला जो एक्सप्लेनेशन को ऐड किया है वो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, रेट्रोग्रेड है एक तरीके से, जो हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे उसके पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो जी संजय सर, मैं इस कानून की अगर मैं आपकी बात थोड़ी सी एक बात पूछ रहा हूँ कि डिसलॉयल्टी और उसकी बात की, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली हम लौट करके उसी सारे एरा के अंदर आ रहे हैं जिस समय अंग्रेजों के समय अगर आपने कोई बात बोली अब आजादी के बारे में, अब व्यक्ति अपनी आजादी के बारे में तो बोल ही सकता है, अपनी सोसाइटी की आजादी के बारे में भी बोल सकता है, बहुत सारी चीजों के बारे में बोल सकता है जो गलत है। तो हम उस एरा के अंदर जा रहे हैं
जो पूरा का पूरा एरा वहां पर था और जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट अभी तक हुए थे हमारे यहाँ, वो जैसा लगता है कि रिपोर्ट ने सबको नेगेट करके उसी स्थिति के अंदर ला करके छोड़ दिया है। मैं बाकी आपको एक्सप्लेन बाद में करूंगा आपके प्रश्न के बाद। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसलिए, क्योंकि इसके इतिहास में जाना इसलिए जरूरी है कि सेडिशन को लॉ को लाया किस पर था और उसकी डेफिनेशन क्या थी। बेसिकली इंग्लैंड की महारानी, उनके अधिकारी, उनके प्रशासन के खिलाफ कोई इस तरह की टिप्पणियां ना की जाए। भारत जैसे आजाद देश में जब 1947 के बाद कानून तो 1870 में आया, इनिशियल तो ये सेडिशन जोड़ा भी नहीं गया था, बाद में जोड़ा गया था। लेकिन अब सवाल ये था कि मेरा सवाल थोड़ा सा इसमें ये है कि ये सेडिशन की परिभाषा के तहत सरकार और एक राजनीतिक दल, डेमोक्रेसी में तो राजनीतिक दल ही होता है जो सरकार बनाता है, सरकार के खिलाफ कही गई बात है या किसी राजनीतिक दल के खिलाफ कही गई बात है, ये कहीं ना कहीं, इसीलिए सेडिशन को हमेशा हम देखते हैं टूल की तरह यूज किया जाता है अपने अपोनेंट को खत्म करने के लिए। बिल्कुल करेक्ट है सर? ठीक है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअल में ये ही नहीं, केवल और भी जो कानून इस तरीके के हैं जिनसे आपको लगता है, जैसे यूएपीए का कानून ले लीजिए, सेडिशन हो गया, और भी बहुत जो इस तरह के दमन करने वाले कानून हैं, आप उसके अंदर क्या करते हैं कि आपने बोल दिया कि ये जो यूएपीए के अंदर कि किसी ने ये टेररिस्ट एक्टिविटी की बात है, या उसने स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट जो है सरकार के विरुद्ध इस तरीके से काम करता है, पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट करता है, आपने उसको बोल दिया, उसके बाद में उसका कोई कनेक्शन है या नहीं उस समय तो देखा नहीं जाता है। इस रिपोर्ट में ये जरूर लिखा है कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि कई बार एफआईआर दर्ज हो जाती हैं बिना उसको समझे हुए, तो ये बात जरूर है कि वो पुलिस वाले उसको नोट करेंगे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कि ये इंसाइटमेंट की बात है नहीं। लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर मान लो ये एक स्टैंड लिया जो थोड़ा फॉरवर्ड स्टैंड सेंस में बोल सकते हैं, लेकिन ये इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि पुलिस वाले कहेंगे जो इंसाइटमेंट हुआ वो इंसाइटमेंट अपने में सफिशिएंट है और उसका कोई प्रूफ होना जरूरी नहीं है, तो वो सिर्फ स्टेटमेंट को कोट कर देंगे कि इंसाइटमेंट कर दिया। ये जो स्टेटमेंट है इंसाइट करेगा, उसका प्रॉक्सिमेट लिंक वायलेंस से है नहीं, है पब्लिक ऑर्डर डिसऑर्डर से है नहीं, उसको तो जोड़ा ही नहीं जाएगा। तो ये जो इन्होंने कमीशन ने आगे की बात की है, उसका कोई मीनिंग अपने में रहता नहीं है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि केदारनाथ के अंदर जब ये डिस्कशन आया था, उसकी 3 पार्ट केदारनाथ के अंदर है। पहले पार्ट में तो उन्होंने बोला कि आप स्टेट का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, हार्शेस्ट क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो एक पार्ट वो 19(1)(a) का पार्ट है। दूसरे पार्ट में उन्होंने बोला कि जो फेडरल कोर्ट का जजमेंट है, वो फेडरल कोर्ट के जजमेंट को अगर हम इसको रीड डाउन करते हैं जैसे कि ब्रिटिशर्स की मंशा थी उसके हिसाब से, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उन्होंने फेडरल कोर्ट की जो बात है उसको मान करके कि दिस में इंसाइट वायलेंस एटसेट्रा, लेकिन फेडरल कोर्ट के अंदर भी नेक्सस प्रिंसिपल को नहीं किया था। एक्चुअल में अगर आप मुझसे पूछें तो फेडरल कोर्ट का जो जजमेंट था और जो बात जो केदारनाथ के अंदर कही, वो केदारनाथ के अंदर जो बात की उसको भी एक तरीके से डाइल्यूट कर दिया है इस लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने। तो उन्होंने कहा कि अगर हम पढ़ें जो इंग्लिश इंग्लैंड के अंदर पढ़ा जाता था तो ये ठीक है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि अगर हम उसको नहीं पढ़ते हैं फेडरल कोर्ट की तरह तो ये 19 की परिभाषा में नहीं आएगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो सबसे बड़ी बात है जो तीसरी बात थी केदारनाथ के अंदर, वो बात तो कहीं पर इसमें डिस्कशन हुई नहीं। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि केदारनाथ की उस प्रिंसिपल की बात कहीं नहीं होती, और वो प्रिंसिपल ये है, मैं आपको बताऊं उसका ये है कि 19 अभी भी आपने एक जजमेंट देखा होगा, जो जजमेंट अभी उन्होंने 19 की परिभाषा को लेकर के कहा कौशल किशोर के नाम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, तो उसमें उन्होंने बोला कि 19(2) के अंदर आप कुछ ऐड नहीं कर सकते। 19(2) के अंदर कहीं आप बताइए डिसलॉयल्टी की कहीं पर बात लिखी गई है? कहीं नहीं है उसके अंदर। डिसअप्रोबेशन की बात नहीं लिखी गई है। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्द का, और यही जो 16(a) का जजमेंट दिया था 66 सॉरी श्रेया सिंघल के अंदर, उसके अंदर यही बात कही थी कि आप उन शब्दों को देखें कि है नहीं। तो केदारनाथ की जो दूसरी बात आती है कि 19 के हिसाब से देखें तो ये शब्द कहीं है ही नहीं। क्या इन शब्दों का इंटरप्रिटेशन आप करके बोल सकते हैं कि इनका मतलब हुआ पब्लिक ऑर्डर?
पब्लिक ऑर्डर में अगर उसको लेकर के आते हैं, जैसा उन्होंने कहने की कोशिश की है, तो पब्लिक ऑर्डर तो अपने में है ही। पब्लिक ऑर्डर का जो इंटरप्रिटेशन है बहुत सारे जजमेंट्स में हो चुका है, बार बार हो चुका है। वो आप इंटरप्रिटेशन को लेकर के आगे जाएं जो आपको करना है, लेकिन आप ये शब्दों का इस्तेमाल करके 19 के अंदर कैसे ला सकते हैं? तो यही केदारनाथ का कहना था, और यही जजमेंट्स जो बार बार हुए हैं, और इंक्लूडिंग जो प्रेजेंट जजमेंट है कि आप 19(2) के अंदर कुछ ऐड नहीं कर सकते अपनी तरफ से। ये एक्चुअल में ये जो है ये एडिशन करता है। मुझसे अगर पूछें तो ये प्रिलिमिनरी ग्राउंड के ऊपर की ये शब्द जो सेडिशन के अंदर यूज किए गए हैं, ये शब्द क्योंकि 19(2) की में कहीं पर नहीं लिखे गए एज एन एक्सेप्शन, इसलिए इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए, क्योंकि ये एक तरीके से जो पूरा 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 19 की जो परिभाषा है, इसको जिसे बोलते हैं ना वॉइड, ये है। मतलब ये है कि उसकी परिभाषा को इतना विस्तृत कर देगा, विस्तृत करने से 19(1)(a) अफेक्टेड होगा, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में ये सारा ठीक है। संजय सर, मुझे ये बताइए कि अगर इस लॉ कमीशन की रिपोर्ट को सरकार स्वीकार कर लेती है, हालांकि कानून मंत्री का आया कि हम इस पे सभी तरह के स्टेक होल्डर से पहले बात करेंगे, इसके बाद ही इस पर कोई स्टेप इन करेंगे, लेकिन अगर इस सरकार इस सेडिशन की रिपोर्ट को मान लेती है, रिकमेंडेशंस को मान लेती है, जिसमें कहा है लाइफ और अप टू 7 years कर दिया है, 3 to 7, इसके साथ ही कह दिया है कि साहब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूर होगी और कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का व्यक्ति इसको करेगा। तो आपको, चूंकि आप एक लंबे समय से ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, इसके आ जाने के बाद के किस तरह के भविष्य के खतरे आप देख रहे हैं, वो थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट इस तरीके से नहीं आती अगर सरकार अपना जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया है वो उनके सामने देती और बोलती कि हम लोगों ने स्टैंड ले लिया, इसलिए आपको रिपोर्ट अब करने की जरूरत नहीं है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट जरूरी थोड़ी है कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट आए। लॉ कमीशन को अगर मान लो सरकार बोल देती कि नहीं, इसके बारे में कोई संशय नहीं है, हमने ये डिसाइड कर लिया है कि ये पुराना लॉ है, ब्रिटिश एरा का लॉ है, और ब्रिटिश एरा का लॉ का मतलब ये नहीं कि आईपीसी भी तब हुई थी तो वो ठीक है। उसका मतलब ये कि जो रिप्रेशन हुआ था उस समय, महात्मा गांधी हैं, तिलक हैं, बहुत सारे और लोग हैं जिनके खिलाफ एक कानून, और उस समय सेडिशन, एक्चुअल में अगर रिपोर्ट देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में जो रिपोर्ट उसके अगेंस्ट में है उसका कहीं जिक्र नहीं है। मतलब पूरे लॉ कमीशन के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं तो उनका भी जिक्र करना चाहिए था। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा वो ये कि लॉ कमीशन की इस रिपोर्ट से स्टेक होल्डर्स की कोई बात नहीं है कि आप सबको सुनकर के डिसाइड करेंगे। मंशा तो उनकी गवर्नमेंट की ही लगती कि ये जो रिपोर्ट दी गई है इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करें और कोर्ट के सामने ये प्रस्तुत करें कि हम लोगों ने अब इस जो कानून है, इस कानून के अंदर हमने जो रिक्विजिट बैलेंस होता है वो लेकर के आ गए हैं कि इसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगा और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही तय होगा। लेकिन इनके अब कहने से ये कोर्ट के सामने, क्योंकि कोर्ट के सामने यही स्टैंड होने वाला है, तो हम लोगों को अपना जो आर्ग्यूमेंट है इसको करना पड़ेगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैं आपको एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे दिमाग से स्लिप हो जाएगी, वो ये है कि जिस समय ये अंग्रेजों ने कानून लगाया बेलेबल ऑफेंस था, बाद में जाकर के जब इसका अमेंडमेंट हुआ तो उसको नॉन बेलेबल कर दिया गया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको कंसिडर करना जरूरी है, बेलेबल से नॉन बेलेबल होना। और इसीलिए ये यहाँ इस रिपोर्ट के अंदर ये बात का जिक्र नहीं आया कि भाई पहले बेलेबल था, नॉन बेलेबल कर दिया तो हम इसको बेलेबल बनाएंगे ताकि लोग इसके अंदर गिरफ्तार ना हो। तो प्रताड़ना तो लोगों की खत्म होगी कि जेल में सालों तक पड़े रहते हैं इस तरह। दूसरा, इन्होंने सेडिशन को जो आपने कहा, उन्होंने ये बोल दिया कि यूएपीए और इन सब के कानून, एक बड़ा अजीब सा तर्क दिया है कि अगर हम इसको अगर इस तरह की कोई बात होती है, जो डिसलॉयल्टी की बात होती है, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस की बात होती है, तो हम फिर इसको यूएपीए में अगर ले जाते हैं, अगर ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यूएपीए इस्तेमाल करेंगे, और यूएपीए इस्तेमाल करेंगे तो वो और हार्शर लॉ है, इसलिए इस जनरल लॉ का होना जरूरी है। ये एक अजीब सी बात लॉ कमीशन की रिपोर्ट में आई है। करेक्ट। फिर भी अगर लॉ कमीशन की रिपोर्ट को मान लिया, सरकार मान भी लेती है और ये स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में ले जाती है, संजय सर, पूरा सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है उसको सुनने के लिए, उसको हर कसौटी पे कसने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, उसको देखने का तो पूरा है ही। लेकिन अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस स्थिति में, जहां पर
जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको हम आगे की तरफ ले जा रहे हैं, आगे की तरफ ले जा रहे हैं। क्या एक रेट्रोग्रेड स्टेप लेना, क्योंकि यहाँ पर किसी इस रिपोर्ट को मानने का मतलब होगा कि 19 का जो अधिकार है, आर्टिकल 19 का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसको डाइल्यूट करना और उस जैसे मैं बताया उस एरा में लेके आ जाना जिस एरा में हमारी आजादी जो थी वो अंग्रेजों के अधीन थी और हम लोग कुछ बोल नहीं पाते थे। मतलब सीधे तौर पर पत्रकार, विपक्ष के नेता, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या सामाजिक रूप से सरकार की किरारकता के कारण से भरी हुई बातें हैं, अगर वो कहना चाहेंगे 124A का प्रयोग किया, सेडिशन लगाया, उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया, नॉन अवेलेबल कर दिया, तो सालों वो जेल में सड़ रहा है। आप डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का हाल देखिए, इकोनॉमिक ऑफेंस में जहां लोगों को बेल मिल जाती है वो लगातार जेल में पड़े हैं। तो राजद्रोह के मामले को तो वैसे भी मीडिया इस तरह देखना शुरू कर देता है कि ये सब इन्होंने गलत किया, तो कहीं ना कहीं एक सरकार के पास टूल हो जाता है। और इसीलिए शायद 2022 में एनवी रमन्ना की कोर्ट, जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था ये ठीक नहीं है, इसको बंद करो, और बाद में सरकार ने लॉ कमीशन में भेजा था। संजय सर भी देखिए, ये अभी स्थिति और भयानक इसलिए हो गई है, आप इस बात को समझिए। एक जगह उन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है हम इसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, लेकिन दूसरी जगह जो उन्होंने इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस को लेकर के जो बोला है कि इंसाइटमेंट इज एनफ और उसके लिए कोई प्रूफ और उसकी जरूरत नहीं है, मतलब जो इमिनेंट थ्रेट की बात है उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। तो ये इमिनेंट थ्रेट की जो बात खत्म होगी उसकी वजह से तो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस नेट के अंदर फंसाने की कोशिश होगी, क्योंकि अब तो कानून को मतलब जिस तरह से इंटरप्रिटेशन किया है वो पुराना, तो हम इंटरप्रिटेशन पहले सब जगह देते थे। अगर मान लो कोई बात हुई कि भाई इसने स्टेटमेंट दिया, इससे क्या वायलेंस हुई, इससे कुछ भी नहीं हुआ, इसके पीछे क्या हुआ है, और वो जो उसमें खालिस्तान जिंदाबाद वाला एक जो केस था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने बोला उसको कोर्ट किया लेकिन उसको डिस्टिंग्विश नहीं किया। उसमें जस्टिस आनंद का जजमेंट था जिसमें उन्होंने बोला कि उसके बोलने से कोई वायलेंस तो क्रिएट नहीं हुई, इमिनेंट वायलेंस तो वहां पर नहीं हुई, तो इसलिए अगर किसी ने बोल भी दिया वहां पर तो उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन इन्होंने जो उदाहरण दिए वहां पर, जितने भी उदाहरण दिए आप देखिए, वो उदाहरण उसको करते हैं कि अगर वही बात आज कोई इस बात को बोल देगा तो इमीडिएटली उसके खिलाफ ये सेडिशन का मुकदमा हो जाएगा, इमीडिएटली सेडिशन, क्योंकि वो बोलेंगे कि एविडेंस की जरूरत नहीं है। उस समय मतलब वो जजमेंट था उसके खिलाफ ये पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन जा रहा है, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं उसको। करेक्ट संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि इस लॉ कमीशन की रिपोर्ट को केदारनाथ सिंह के आदेश के सापेक्ष में देखा जाना चाहिए था, लेकिन शायद ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट केदारनाथ सिंह ना जजमेंट को बता पाई है, ना उसकी कसौटी पे कमेटी की रिपोर्ट बन पाई है। फिलहाल जैसा कि संजय सर कह रहे हैं कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा अधिकार है उसको सुनने के लिए, ऐसा नहीं है कि लॉ कमीशन ने कह दिया तो अधिकार उनके खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, इस तरह का ये कानून है जो जिसका उपयोग कम दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई कदम उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।